नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। दार्जिलिंग से एक प्रेरणादायक इंटरव्यू, जिसमें दार्जिलिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हिमालय के खूबसूरत पहाड़, इन पहाड़ों से टकराते बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम। जी हां, हम हैं इस समय एक ऐसे ही शहर में जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक ऐसा शहर जिसके बारे में सभी जानते हैं, और जो भी जानता है वह जरूर ये सोचता होगा कि जिंदगी में कम से कम एक बार वह यहाँ जरूर आए, और उसे आना भी चाहिए। मगर ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत वादियां जितनी सुहानी हैं, जितनी आकर्षक हैं, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हैं। वे लोग जो यहाँ रहते हैं उन चुनौतियों का हर रोज सामना करते हैं, मगर फिर भी एक बहुत ही अच्छी, एक सफल लाइफ जीते हैं। आज ऐसे ही मेहमान हमारे साथ हैं, श्री राजेश प्रधान जी। तो राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा। आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा रही, और किस तरह से आज आप एक सफल बिजनेसमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इन पहाड़ी में किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए आप बड़े हुए। इन सब बारे में यदि आप हमें बताएं तो शायद हमारे दर्शकों को भी इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को। प्रवेश जी, तो आपको धीरे धन्यवाद जो आप इतना दूर से आके जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, इसके लिए। हम इसी दार्जिलिंग का रहने वाला है, तो मेरा जन्म भी इधर हुआ है, मेरा शिक्षक या एजुकेशन ये सब इधर ही हुआ है, और हम इधर से वर्षों सालों से रह रहा है। जो सेंट रोबर्ट्स स्कूल से हम क्लास 5 से उधर था, सेंट रोबर्ट्स से क्लास 10 तक उधर पढ़ा हूँ। उसके बाद हम सेंट जोसेफ कॉलेज में था, सेंट जोसेफ कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है। उसके बाद में काम करने के लिए हम सिक्किम भी चला गया था 2-3 साल आफ्टर माई बीकॉम एग्जाम्स। ठीक है, तो सिक्किम में काम करने के बाद 3-4 साल सिक्किम में काम किया हूँ, गैंगटॉक में। उसके बाद दार्जिलिंग में भी किया हूँ छोटे मोटे। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पर हम अकाउंट्स दिखता था। हाँ, बीकॉम बैकग्राउंड होने के कारण हम अकाउंट्स ही दिखता था। करीब 10 साल का मेरा अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में अभी हम सेंट रोबर्ट्स स्कूल में काम करा है एज ए सेक्रेटरी। हाँ, जो मेरा इस साल 25 साल हो रहा है। हाँ, और मेरा दोनों लड़का लोग, जो बेटा है मेरा, दोनों उधर से पास कर चुका है, और एक तो मेरा दिल्ली में है और काम कर रहा है। एक छोटा बेटा यहाँ पर जो है बेंगलोर में, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अभी एडमिशन है, उधर जाएगा। तो जैसा कि इन पहाड़ों में रहना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, तो इन चुनौतियों ने आपको किस तरह से मजबूत बनाया? जो आम जीवन की परेशानियां होती हैं, जो दुख सुख होता है, उसे हैंडल करने में आपको आसानी हुई? इस पहाड़ में रहने का दूसरा अलग मजा है जो इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है। जो आपको फिजिकल फिटनेस भी देता है, मेंटली फिटनेस भी देता है। जैसे यहाँ का जो सुंदरता है, जो फ्रेश हवा है, हाँ, ये आपको मेंटली आपको स्ट्रांग रखता है। मैं यहाँ डाली फाटक सेवा संघ है, जो हमारा एक सोसाइटी है, उसका सेक्रेटरी बहुत दिन से हूँ, बहुत साल से हूँ। इसलिए कभी भी ऐसा मुसीबत हो या ऐसा कुछ लगा तो हम सभी जन को, यहाँ पर जितना भी एरिया है, सब जन को जाना पहचानता हूँ। तो सबको, जिसको भी परेशान हो या हमको भी परेशान हो, हम एक दूसरे को मिलके हैंडल करता है। हम लोग पहाड़ का जो आपी लोग होता है, हम बहुत ईमानदारी होता है और हमारा नियत बहुत साफ होता है। तो हम लोग का वो झूठ का वो ऐसा कुछ है, वो हमको मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, हमारा जो है वो किसी को हेल्प करना ही हम जरूरत समझता है। हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है और हम होम स्टे रन करता है। वो होम स्टे का नाम है रैम्बलर्स नेस्टिंग होम स्टे, जो मेरा बड़ा बेटे ने रखा है। ठीक है, तो इसका रैम्बलर्स का मीनिंग है कि जो मतलब जो गेस्ट रहने का जगह ढूंढते आएगा, हाँ, उसके लिए वो एक मतलब नेस्ट जैसा है। हाँ, एक होम है। होम फार अवे फ्रॉम होम।
देश विदेश से लोग आपके होम स्टे में आते हैं, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? ठीक है, इसमें हमको ऐसा मौका मिलता है कि यहाँ पर दुनिया भर का लोग आता है, जैसे इंडियन भी आता है, फॉरेनर्स भी आता है, तो हम वो मतलब बिजनेस इंटरेक्शन जो होता है, मतलब हमारा रहन सहन का, वो लोग का रहन सहन का, तो इसमें बहुत मजा आता है और कुछ सीखने को भी हमको मिलता है। जो होम स्टे या होटल में बहुत डिफरेंस होता है। होम स्टे में हम लोग साथ में रहता है, हाँ, जो एक बिल्डिंग है वो साथ साथ में रहता है, तो हम किसी भी जो भी गेस्ट आता है तो उसके मतलब जितना भी फ्री टाइम है हमारा, जब स्कूल जाएगा सुबह जाने के आगे हम गेस्ट से बात करता है, उसका क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, उसका कहाँ घूमने कहाँ जाना है, तो हम वो सब मिला के जाता है इसको, वो लोग का साइट सीइंग क्या करना है, कहाँ पर जाना है। और स्कूल होके हम जब बाद में स्कूल से आता है तभी वो लोग भी साइट सीइंग करके धूमधाम करके आता है, तो वो लोग का फीलिंग्स कैसा होता है, हाँ, वो लोग को कैसा महसूस हो गया ये सब देखने में, तो आप जानने में बहुत अच्छा है। कोई जितना भी है आपका यहाँ पर जो गेस्ट आए सब खुशी हुआ है, क्योंकि अब जैसे होटल में कोई भी गेस्ट जाता है तो मालिक को तो पहचानता नहीं है, मालिक तो दिखता ही नहीं है, लेकिन होम स्टे में हम मालिक भी है, हम यहाँ का सर्वेंट भी है, क्योंकि हम सब मिलके काम करता है। इसमें मेरा जो वाइफ है सविता, सभी बोलता है हम उसको निकनेम, तो हमको बहुत हेल्प करता है, जो 90% वही करता है। हमारा काम है थोड़ा मैनेजमेंट करना है, हाँ, बुकिंग लेना है और गेस्टों के साथ बात करना है, क्योंकि वो तो बिजी रहता है अपना स्टाफ के साथ दूसरा फील्ड में, तो इसलिए मेरा वाइफ को ये 90% से उसको जाता है। Namaste everyone. I am Mrs. Savita Pradhan. I am the co-owner of the Ramdas Nesting Homestay. At present, I am looking after this homestay, and I am very happy and satisfied looking after this property. Excited to share our culture, knowledge from my hometown, from my community as well. The motto of my life is to make people happy and to be happy myself also. Okay, basically don't need any over exercise here. Our daily up and down makes us stronger. Living standards now at present is very high, isn't it? Very high. Everybody, I can see even in Darjeeling, our children living in a high standard. Okay, and regarding living standard, I don't want to say anything. Okay, because it's their choice. Even some people, even if they are very rich, wealthy, they don't want to live like a high profile life, isn't it? Whatever they are satisfied, isn't it? And some people, poor people, even if they don't have anything, they want to live a high, like a high profile, well dressed out, isn't it? Grooming themselves day by day, isn't it? So I don't want to talk about the standard of living. What I want to say is, wherever you are, whatever you do, whatever way you live happily and give positive vibes to the others. If you yourself are not happy, not satisfied, then what can you donate or impart to others, isn't it? Be honest to yourself, hardworking, well determined, that is the motto of happy life. According to me, that is what I do, isn't it? I am very self-determined. If I want to do this, I will do anyhow, isn't it? But that should be a positive and a good, not harming other people, isn't it? If my determination harms to somebody else, then that is vain. That is just hypocrisy, isn't it? Even if I'm doing the sitting work over, I must do honestly. It's not that I'm doing wherever people can see. I must do to the nook and corner of the house, because it has to be cleaned thoroughly, isn't it? It's not that wherever people see, I sit there only. So that is not honest work. I'm sitting with I must sit properly and nook and corner of the house, isn't it? So that everywhere remains safe. Hygiene, to maintain hygiene and
I mean, at the same time, and they beautify environment also. No, if it is untidy, not hygiene, then your environment looks untidy. Isn't it harming? There will be so many things happening around if the place is not clean, isn't it? This start from there. Honesty, service and determination should be the motto of your life, to make yourself happy and to make people happy around you. This is the motto of Mrs. Pradhan and of course Mr. Pradhan. जब कोई मेहमान पहली बार आपके होम स्टे में आता है तब वो पहली फीलिंग क्या होती है कि ये बिजनेस में देखिए गेस्ट भी आपका तरह तरह का आता है, कोई बहुत अच्छा आता है, कोई बहुत मतलब वो लोग का नेचर तो आप चेंज नहीं कर पाएगा, ह्यूमन नेचर होता है तो उसको तो अभी चेंज नहीं कर रहेगा, लेकिन वो जो थोड़ा नेचर में फर्क होता है उसको भी हम ठीक करता है। अच्छे से हमारा जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हम उसको बात करके उसको सिखा के कैसा है क्या है करके उसको भी थोड़ा अच्छा महसूस करवाता हूँ। लोगों से मिलकर उनसे बात करके आपको क्या लगता है, क्या उनमें किसी प्रकार के सुधार की जरूरत आप महसूस करते हैं उनकी सोच में कि उनका जीवन और आसान हो सके? आजकल जो लोग हैं वो व्यस्तता के कारण उसका इतना टाइम नहीं है, अपना ही मतलब अपना ही ध्यान में रहता है, तो जिससे के लिए कुछ मतलब सोने का उसको टाइम नहीं मिलता है। और ये आपका क्या बोलता है ये सोशल मीडिया ये देखने में सब बिजी होता है, तो आप एक घर में भी रहता है, सब मोबाइल में बिजी होता है, तो इससे थोड़ा मानसिक तनाव हो जाता है। वो लोग को जैसे ये दार्जिलिंग घूमना आना चाहिए, यहाँ का जो फ्रेश हवा है थोड़ा एक हफ्ता 2 हफ्ता के लिए घूमना आना चाहिए, तो थोड़ा वो लोग का जो बिजी शेड्यूल है उससे भी थोड़ा छूट मिलता है। और यहाँ का जो सौंदर्य है, जो ब्यूटीफुल जो दार्जिलिंग इतना अच्छा है, सुंदरता है और जो फ्रेश एयर मिलता है आपका, वो थोड़ा लेके वो लोग का थोड़ा तनाव दूर कर सकता है। आप बिजनेस से भी जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, समाज में भी आप अच्छा योगदान देते हैं, तो आपको क्या लगता है किसी इंसान की ईमानदारी, उसकी नेक नियत और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की जो भावना होती है उससे क्या उसको जीवन में सफल होने के लिए मदद मिलती है? उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मानवता दर्शाता है इससे। एक दूसरे को जो आप हेल्प करता है, एक दूसरे का जो मन का जो तनाव है, मेंटल प्रेशर होता है, ये दूर करने में मतलब आपको वो वर्षों तक याद करता है। आप एक कोई गेस्ट थोड़ा तनाव में आ जाता है तो आप उसको खुश करके आप भेजता है, तो आपको ये ना वर्षों तक याद रहता है, तो उसके टच में रहता है आप लोग। हम इसके टच में रहता है, वो फोन करता है, वो दूसरा नया गेस्ट भेजता है, तो हम ये बिजनेस करके मैं बहुत खुश है। सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, लेकिन एक जो इंटरेक्शन होता है गेस्ट के लिए, उसके लिए भी है। तो मित्रों, यही वो बात है जो हर इंसान को ऊंचा उठाती है, हर इंसान के जीवन को और भी सुहाना और हसीन बनाती है, इन वादियों की तरह। जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि दूसरों के लिए जिस तरह से ये सोचते हैं और जिस तरह से ये दूसरों के लिए काम करते हैं, उससे इनका जीवन और सुखी है। इन पहाड़ों की चाहे जो भी चुनौतियां हों या इन पहाड़ों का जो सुहानापन हो, इन सभी उतार चढ़ाव के साथ ये अपना जीवन बड़े ही सुख से और समृद्धि के साथ जी रहे हैं। और यही जिंदगी हमें सिखाती है कि जो दूसरों को खुशियां देता है उसके जीवन में कभी भी खुशियों की कमी नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बिलासपुर की सुवाणी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते। समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है।
बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हें माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुवाड़ी वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वह इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाड़ी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनके यहाँ तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सबकी बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक है, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुवाड़ी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। ये आश्रम कब से चालू है? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू है। जी। तो पिछले 14 साल से आश्रम चल रहा है। 2020 से 2 और 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा। जी। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की हाँ, कैपेसिटी जी। लगभग लोग हैं। अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मुझे लगता है किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक बुरहानपुर कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है। डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार हैं, इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, क्योंकि कलेक्टर साहब का आदेश हुआ तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गाँव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी साहब को भी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं या वृद्ध का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखिए ऐसे इतने देरों में आप कुछ उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसी जगह में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ी को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं के सहारे में आए हैं,
तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए, वो उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसी जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था, मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर में इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करके बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को नहीं शो ऑफ करना लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की सच्चा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सेल्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देखे उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो। वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है, पर हम दे रहे हैं और वो यूज भी नहीं हो रहा है। अगर तो इसको प्लीज किसी के ऊपर ना मतलब एहसान और उपकार ना करे लोग, तो ज्यादा बेटर होगा। मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही जैसे जीव जंतु हैं और मतलब लोग हैं, तो मैं इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या कैसा क्यों, मेरे को फिर ये लगता है कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, मेरे को ये चीज करना चाहिए। फिर मैं कहीं ना कहीं अपना भी भूल जाती हूँ, अपनी चीजें भी भूल जाती हूँ कि मेरे को ये काम है, कि मेरे को ये करना है। बस मेरा ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे वो खुश हो जाए, या मैं ऐसा क्या करूं। लोग सीधी से मोमो खाने नहीं खा। बात करने में डर भी लगता होगा, है ना? तो उनके सामने बहुत कम जाते होंगे, तब तो फिर अच्छी बात नहीं होती होगी। काम की बात नहीं होती, सिर्फ काम की बात होती है, लेकिन एक जो गहरा संबंध होता है वो ऐसा नहीं रहा। कभी कोई बात उनकी जो अच्छी लगी हो? उनकी सब बातें अच्छी। जैसे क्या समझाते थे? गलती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ये सब बातें हमें समझाते। और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बताते थे? पढ़ना लिखना अच्छे से, पढ़ना लिखना और जीवन में सबसे अच्छा व्यवहार रखना। खराब क्या लगता था जी? बुरा क्या लगता था? क्या चीज? पिताजी का कुछ बुरा लगता था? जी कुछ नहीं। तो आप तो बहुत कम मिलते थे, कहाँ है ना? अच्छा, पिताजी का कोई रोल होता है जीवन में? कोई महत्व होता है पिताजी का जीवन में? नहीं, लोग माता का महत्व मानते हैं, पिता का भी महत्व होता है जी। क्यों होता है? क्यों होना चाहिए पिता का रोल? तो सही बड़ा है, बस उतना ही। और उसके बाद में जितने जान रहे थे आपको बता रहे हैं। भाई, पिता तो आप ही के थे ना, जी। तो आप ही सबसे अगर जानोगे। तो जितने कब हुआ उनका स्वर्गवास? जी? कब उनका स्वर्गवास हुआ? अच्छा, आप कब छोड़ दिए जगह कोरबा को? बस। तो पिताजी 1 साल पहले गुजरे कि 2 साल पहले कि 5 साल पहले, कितने समय पहले गुजरे? भाई भाभी के उसमें कैसे आ गया संपर्क में? शादी नहीं की थी इसीलिए भाई के साथ रहते थे, तब तक पिताजी जिंदा थे। पिताजी का रिटायरमेंट का पता है कुछ? नहीं पता। उनका कोई अच्छी कोई घटना याद है? कभी कुछ अच्छा कहा हो, कहीं बढ़िया जगह ले गए हो घुमाने फिराने के लिए? नहीं, कभी याद ही नहीं रहता। बचपना जीवन कितना याद है? क्यों बचपना क्या 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे? नहीं रहे क्या उतना? नहीं रहे उतना? रहे ना? स्कूल गए कभी पढ़ने? कितनी शिक्षा हुई? अच्छा, उसके बाद फिर नहीं गए, खेल कूद में लग गए थे, इसलिए कुछ सीखे भी नहीं, कुछ काम भी नहीं किए। यहाँ कैसा लगता है? क्या मिलता है खाने को?
बढ़िया। बाहर से भी लोग आते हैं खिलाने के लिए, फल फ्रूट सारा खट्टा मीठा दबा के। बढ़िया। रूटीन क्या है? पूजा पाठ भजन होता है। हम आए हैं बिलासपुर के सरकंडा जोरापारा स्थित सुवाणी वृद्ध आश्रम होम में, सुवाणी शिक्षण और वृद्ध आश्रम होम में। यहाँ पर वे वृद्ध रह रहे हैं जिन्हें या तो अपने बच्चों ने छोड़ दिया है या वे जो अशक्त हैं। हमने आज इनसे चर्चा की कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ और अब उनका जीवन के प्रति नजरिया क्या है। सुवाणी आश्रम से हर खबर। इस प्रकार ये समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। सुवाणी शिक्षण समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।